हमने हीट ट्रीटमेंट देखा था। हीट ट्रीटमेंट में आई थिंक एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हो चुका था, है ना। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। इसके बाद अगर मटेरियल को हार्ड करना है तो हार्ड करने के लिए मटेरियल को हार्ड करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है। एक है हार्डनिंग, हार्डनिंग, और दूसरा जिसको हम कठोरीकरण भी कहते हैं ना, कठोरीकरण। दूसरा है सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, केस हार्ड। ये सतह को हार्ड करने के लिए होता है। ये किसको हार्ड करने के लिए होता है, सतह को हार्ड करने के लिए होता है, आउटर सरफेस को हार्ड करने के लिए होता है। ये आउटर सरफेस को हार्ड करने के लिए होता है और ये फुल्ली हार्ड करने के लिए, अंदर से बाहर तक कठोर करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसी में हार्डनिंग प्रोसेस, है ना। हार्डनिंग, कठोरीकरण, हार्डनिंग या कठोरीकरण लिखेंगे, हार्डनिंग या कठोरीकरण। तो हार्डनिंग किसके लिए होगा, मटेरियल को पूरा हार्ड करने के लिए, है ना। ये शायद हार्डनिंग भी पढ़ा दिया था क्या, हार्डनिंग नहीं हुआ था, ठीक है। नहीं बताया था ना, जल में भी इसको, नमक के पानी में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया था ना ये। ये जल में भी ठंडा कर सकते हैं। 1130 के ऊपर पर हम गर्म करते हैं और अचानक से ठंडा करते हैं, सडनली ठंडा करते हैं। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट, या क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके बाद कुछ बदलाव हो, है ना। तो जब किसी मेटल को हम गर्म करते हैं तो उसके क्रिस्टल जिस पॉइंट पर बदलना चालू हो जाते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो दो बार क्रिस्टल बदलते हुए हमको, जैसे मान लीजिए कास्ट आयरन जो मैंने बताया था वो कास्ट आयरन का था, है ना, या लोहे का था, कि लोहे वाली चीज को जब हम गर्म करते हैं या स्टील को जब हम गर्म करते हैं, 100% प्योर स्टील को अलग अलग कार्बन परसेंटेज मिला के, तो हम देखते हैं 730 डिग्री सेल्सियस पर उसके कुछ स्ट्रक्चर बदलते नजर आते हैं। वैसे 727 है लेकिन 730 हम मानते हैं ना। और दूसरा 1130 डिग्री सेल्सियस है जिसपे दूसरी बार स्ट्रक्चर बदलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ जहाँ दो बार जो स्ट्रक्चर में बदलाव चालू हो रहा था उसी को हम क्या बोलते थे, रिक्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक ये बता दिया है मैंने, है ना। तो अगला देखते हैं इसी के साथ क्या है, केस हार्डनिंग। अपर मतलब जो दूसरे नंबर का है, इसमें दो थे ना, एक 730 एक 1130। तो 1130 के ऊपर कर रहे हैं मतलब अपर क्रिटिकल के ऊपर कर रहे हैं, 730 के ऊपर नीचे है, 730 के आगे आसपास है मतलब लोअर क्रिटिकल पे है वो। आई थिंक हार्डनिंग हो गया था। हार्डनिंग में हमको याद रखना है पूरे मटेरियल को हार्ड किया जाता है, अंदर से बाहर तक हार्ड करने के लिए हार्डनिंग उपचार का उपयोग करते हैं, जिसमें अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तक गर्म करके कुछ देर तक ठंडा करके अचानक से ठंडा करते हैं। किसी भी चीज को अगर अचानक से ठंडा करें ना तो समझ जाना वो हार्ड होगा। ठीक है, अचानक से ठंडा कर रहे हैं हार्ड होगा, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट होगा। ऊपर लगभग 40-50 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए अगली है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग
केस हार्डनिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं, सतह हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग। तो सर केस हार्डनिंग का यूज किस चीज के लिए करते हैं? जॉब की आउटर सरफेस, ऊपरी सतह को कठोर करने के लिए। यूज टू हार्ड द आउटर सरफेस ऑफ द जॉब। आउटर सरफेस ऑफ द जॉब, आउटर सरफेस ऑफ द जॉब। अब इसमें टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग, इसके कुछ प्रकार देखे थे हमने अलग अलग टाइप के, किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या था सर, कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग, फर्स्ट इज कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग का मतलब है, ये 3 प्रकार की होती है, ये भी पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग और आपका गैस कार्बोराइजिंग। ठीक है, मतलब इसमें भी हम क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं, एक बक्सा रखते हैं और एक बक्से के अंदर कोयले के टुकड़े और जो मेटल है जिसके हमें जिसकी सतह को हार्ड करना है, उस मेटल के टुकड़े को भी डाल देते हैं और इसको पैक करके नीचे से गर्म किया जाता है। ठीक है, और गर्म करने के बाद में, अब गर्म करने के लिए किसका यूज़ करोगे, अगर कोयले का यूज़ कर रहे हो तो आपका सॉलिड होगा। अगर मान लीजिए आप मीथेन गैस का यूज़ कर रहे हो तो वो आपका गैसेस में हो जाएगा, और अगर एलपी आप पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हो तो वो लिक्विड में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग में भी हम ऊपरी ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हाँ, एक बॉक्स के अंदर, एक पैक बॉक्स के अंदर पर हम जैसे सॉलिड यूज़ कर रहे हैं तो कोयले के टुकड़े डाल देंगे और उसको हम उस लोहे के टुकड़े जिसका हमें सरफेस हार्डनेस करना है उसके टुकड़े डाल के हम गर्म कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग। इसमें पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग और गैस कार्बोराइजिंग, 3 प्रकार के कार्बोराइजिंग उपयोग करते हैं। हाँ, अब गर्म करने के लिए सिंपल सी बात है, कोल में लगाओगे या पेट्रोलियम में लगाओगे। हाँ, एक बक्सा रख लिए, उसके अंदर डाल दिए और उसको गर्म कर लिए तो उसकी ऊपरी ऊपरी सतह हार्ड हो जाएगी, अंदर की सतह जो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे लिख लो कार्बोराइजिंग में। यह माइल्ड स्टील या उसी को क्या बोलते हैं हम, लो कार्बन स्टील के लिए उपयोगी या उपयोग होता है, उपयोग होती है। माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील के लिए उपयोग होती है। ठीक है, अगला लिखना, इसका उपयोग फिटिंग व घिसाव रोधी बेरिंग के लिए किया जाता है। बेरिंग के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर फिटिंग एंड surface resistance bearing सरफेस रेजिस्टेंस बेरिंग। ठीक है, अब जब हम फिटर पढ़ते हैं तो इसके अंदर टाइप में भी जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ना। अगला लिखेंगे हम, कार्बोराइजिंग के बाद शायद मैंने नाइट्राइडिंग लिखवाया था आपको, है ना, तो दूसरा लिखेंगे नाइट्राइडिंग।
नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग। दूसरा हम लिखेंगे नाइट्राइडिंग। अगला है नाइट्राइड। देखो नाइट्राइडिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि नाइट्राइडिंग में हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, मतलब नाइट्रोजन गैस जिसमें होगी उसका हम उपयोग करेंगे सतह को हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे किस में, नहीं नहीं नहीं, नाइट्राइडिंग में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मेटल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म करेंगे। लगभग ये मान के चलिए कि 20 से लेके 50-60 घंटे तक, मतलब 1 से 2 दिन तक उसको होल्ड करके रखेंगे और उसके ऊपर अमोनिया गैस का छिड़काव कर देते हैं, अमोनिया गैस डालते हैं। अमोनिया गैस जैसे हम डाल देंगे तो उसकी सतह जो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, और इसको ठंडा करने के लिए कोई ऐसा माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब ऐसे ही आप अमोनिया गैस डाल दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। गर्म नहीं करते मेटल को, गर्म होने के बाद उसकी सतह को, जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे आपने किसी सरफेस पर एसिड डाल दिया तो देखा उसका नेचर बदल जाता है, वैसे मेटल की सतह पर हम अमोनिया गैस का बहाव करते हैं, गर्म अमोनिया गैस ऐसी बहाव करते हैं तो वो सतह हार्ड हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक, प्लास्टिक को हल्का 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 आग के किनारे रखो और फिर उसको कुछ देर रखने के बाद ठंडा कर दो, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। बस उसी प्रकार से है यहाँ पर, है ना। तो लिखेंगे इसमें नाइट्राइडिंग में लिखना, इसमें जॉब की सतह, जॉब की सतह पर ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, अमोनिया, अमोनिया का उपयोग करते हैं जिससे सतह हार्ड हो जाती है। इसे ठंडा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको ठंडा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में यह सबसे अधिक सतह को हार्ड या कठोर करता है। जो हमारे पास सतह हार्डनेस के लिए जितनी भी प्रोसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड करने का काम कौन करता है, आपका नाइट्राइडिंग। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा सतह को सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा केस हार्डनिंग करता है, तो आप क्या बताओगे, नाइट्राइडिंग। ठीक है, नाइट्राइडिंग सबसे ज़्यादा करता है जनरली, नॉर्मल जैसा है उस टाइप से, है ना। अब इसके यूज़ देख लेते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं ये। हो गया नोट करके इतना। सबसे अधिक सतह को हार्ड करता है, इंग्लिश पे लिख लीजिएगा। लिखो इंग्लिश में, प्रोड्यूस मैक्सिमम सरफेस हार्डनेस। चलो
अब हमारे डीजल मैकेनिक में इस प्रोसेस का उपयोग कहाँ करते हैं उसके लिए देखते हैं ना। यूज में लिखोगे वाल्व, वाल्व, हाँ इंजन के इनलेट एग्जिट वाल्व है ना, जो वाल्व वगैरह बनती हैं उनमें। ठीक है, इसके बाद में लिखिएगा लाइनर पेड, लाइनर पेड, लाइनर पेड, ब्रेक पेड, ब्रेक पैड, पीडी पैड वाला, ब्रेक पैड, हाँ पैड पैड, ब्रेक पैड, ऑयल पंप गियर एक्सेट्रा, ऑयल पंप, ऑयल पंप गियर, ऑयल पंप गियर। डीजल मैकेनिक में इस प्रोसेस का उपयोग हम इन जगह पर करते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रोसेस क्या थी? अगली प्रोसेस क्या थी? फ्लेम हार्डनिंग। लिखो फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम की सहायता से हार्डनिंग करना, तो लिखेंगे इसमें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग करते हैं। वो इंग्लिश ही नेम है भैया, ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन ये टी है, एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन। देखो जब फ्लेम हार्डनिंग करते हैं ना, तो जिस सरफेस को हमें हार्ड करना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही सतह हार्ड हो जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो। ये अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सतह तक हार्ड कर सकता है, क्योंकि हमें मान लीजिए ये जॉब है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक ही गर्म करना है, लेकिन आग तो यहाँ तक लगेगी, गर्म मेटल तो यहाँ तक हो जाएगा, हीट अफेक्टेड जोन तो बढ़ा रहेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भैया जितनी सतह पर हमको हार्ड करना है उतना ही हो, उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, या अगर उतनी करना चाहते हैं तो मुझसे कुछ कम हो जाती है। मतलब जो सरफेस जितनी हार्ड करना है उतनी हार्ड या इसकी सहायता से नहीं हो पाती। ठीक है, नहीं बाकी सब में देखो, जैसे मान लीजिए अमोनिया का यूज़ कर रहे हो आप, ऑक्सीडाइड का यूज़ कर रहे हो, साइनाइड का यूज़ कर रहे हो, तो आप जितनी जगह पर चाहते हैं उतनी जगह कर सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। और साथ ही साथ में फ्लेम ज़्यादा गर्म करती है, इसलिए पतली जॉब, पतली जॉब का ऊष्मा उपचार नहीं करते। इसका उपयोग जो है
भारी जॉब के लिए करते हैं, भारी जॉब के लिए, भारी जॉब के लिए, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, भारी जॉब के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही साथ में यह हाई कार्बन स्टील के लिए उपयोगी है, हाई कार्बन स्टील के लिए उपयोगी है। इसमें 3 फ्लेम का उपयोग करते हैं, खैर मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ज़रूरत नहीं है आपको, नाम बस बोल दे रहा हूँ। 3 फ्लेम का उपयोग करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, और दूसरा है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है, इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एसिटिलीन की तुलना में, ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एसिटिलीन की तुलना में। न्यूट्रल फ्लेम में 1/1 होता है, दोनों बराबर होते हैं। और कार्बोराइजिंग में कार्बोराइजिंग का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, कार्बोराइजिंग का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए हमको कार्बोराइजिंग यूज़ करते हैं। अब ध्यान दो होता क्या है भैया, ये जो कार्बोराइजिंग है ना, ये कार्बोराइजिंग सतह को हार्ड करने का काम करता है, सतह को क्या करता है, हार्ड। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पर सरफेस हमारी क्या हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ऑक्साइडिंग बहुत ज़्यादा गर्म करने का काम करता है, अंदर तक गर्म करने का काम करता है। तो जो मोटी सरफेस होंगी उसमें किसका यूज़ करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग का। और न्यूट्रल सामान्य रूप से है, अधिकांशतर जो यूज़ होता है वो न्यूट्रल होता है। हाँ, हार्डनेस ज़्यादा, जैसे किसी कठोर सरफेस वगैरह चाहिए होगी तब हम कार्बोराइजिंग का उपयोग करते हैं, उस समय पर हम कार्बोराइजिंग का उपयोग करते हैं। अभी वेल्डिंग में पढ़ाऊंगा, गैस वेल्डिंग में बताऊंगा कि गैस वेल्डिंग में जैसे मोटी सरफेस है तो उसके लिए कौन सी फ्लेम यूज़ करेंगे, पतली सरफेस है तो उसके लिए कौन सी फ्लेम यूज़ करते हैं, सरफेस पर ऊपरी ऊपरी हार्डनेस ज़्यादा चाहिए तो हम कौन सा वेल्डिंग यूज़ करते हैं। क्या नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी पूरा डीपली बताऊंगा ना, वेल्डिंग में ऑलरेडी इसको पढ़ना है हमें, अभी यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने इतना ही लिखा है। तो फ्लेम हार्डनिंग में चिंगारी या फ्लेम की सहायता से हम हार्डनेस बढ़ाते हैं। ये भारी जॉब के लिए होता है, ये हाई कार्बन स्टील के लिए जनरली उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसमें चिंगारी दिया जाता है, जिस सतह को हार्ड करना है वहाँ पर आग की चिंगारी दिया जाता है, फ्लेम दिया जाता है, और वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की होगी। इसका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो है 3 प्रकार की होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी वेल्डिंग में पूरा डीपली पढ़ेंगे, है ना, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, फिटर रहता तो हम पूरा डीपली लिखते, अभी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगला लिखो, इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। अगला है इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। देखिए, इंडक्शन हार्डनिंग बहुत ही फास्ट प्रोसेस है हार्डनेस बढ़ाने की, किसी जॉब में सतह पर हार्डनेस बढ़ाने की सबसे फास्ट प्रोसेस है ये, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग करते हैं। यह सबसे तीव्र प्रक्रिया है, सतह पर कठोरता लाने के लिए सबसे तीव्र प्रोसेस जो होती है वो इंडक्शन हार्डनिंग होती है, सबसे फास्ट काम करती है। इसमें सतह को कठोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। और आईटीआई में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। हो गया ये।
अरे हो गया, ठीक है। अब फायदा क्या है सर ये? तो अभी तक जितनी भी सतह को हार्ड करते थे तो देखो इनको या तो गर्म करते थे, या तो साइनाइड पहुंचाते थे, या तो कोई दूसरा पदार्थ को फ्लो करवाते थे, या तो फ्लेम पहुंचाते थे, तब जाके सतह हार्ड होती थी। जिसके कारण ये जो ऊपरी वाली सतह है इसमें हल्की हल्की पपड़ियाँ आ जाती थी, ऊपरी सतह पर हल्की हल्की पपड़ियाँ आ जाती थी, और ये पपड़ियाँ झड़ने लगती थी, पपड़ियाँ हटने लगती थी। इसमें एक फ़ायदा हुआ कि जब करंट की सहायता से हमने सतह को हार्ड करे तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिला। मतलब इसमें जो ऊपरी परत आ रही थी, जो पपड़ियाँ आ रही थी सतह के ऊपर पर छिलके टाइप, वो नहीं आती। तो लिखेंगे इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। हाँ, इन दिस प्रोसेस नो डिस्टॉर्शन इन सरफेस। वो हाँ, डिस्टॉर्शन, DIS वाला, डिस्टॉर्शन। यूज लिख लो इसके, यूज लिख लो कैम साफ्ट, ड्राइविंग साफ्ट, स्टेयरिंग, नकल जॉइंट, इस टाइप से यूज में लिख लो कैम साफ्ट, ड्राइविंग साफ्ट, नकल, नकल जॉइंट या नकल, नकल जॉइंट, नकल जॉइंट, ठीक है। स्टेयरिंग नकल, स्टेयरिंग नकल, स्टेयरिंग नकल। अगर आपको कभी ऐसा पूछ ले कि भैया इसमें कॉइल किसकी होती है, तो हम बता सकते हैं कि सर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, मतलब कॉइल किसकी यूज़ होंगी? कॉपर की। कॉइल किसकी यूज़ होंगी? कॉपर की। कॉपर कॉइल का यूज़ किया जाता है ना। चलिए यहाँ पर ये आपका इंडक्शन हार्डनिंग भी ख़त्म होता है। अगला लिखो, अगला लिखो टेम्परिंग, टेम्परिंग। अगला लिखो टेम्परिंग। अगला लिखो टेम्परिंग। तो क्या बताया था मैंने कि सर जब हम सतह पर हार्डनेस बढ़ाने का काम करते हैं या पूरी पूरी सरफेस को हार्ड करते हैं, तो हार्ड के साथ साथ मटेरियल में हल्का सा भंगुरता का गुण, ब्रिटलनेस का गुण भी आता है, जो हमारे कोई काम का नहीं है। उसी को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टेम्परिंग का उपयोग करते हैं। तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि सर ऊष्मा उपचार से बिना काम की बिना काम के बिना काम के कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हटाने के लिए
फिर से ऊष्मा उपचार किया जाता है, जिसे टेम्परिंग कहते हैं, जिसे टेम्परिंग कहते हैं। जिसे टेम्परिंग कहते हैं। यह अधिकांश किसके बाद होगा? तो यह हार्डनिंग के बाद, या हार्डनिंग के बाद उपयोग होता है, या हार्डनिंग के बाद उपयोग होता है। तो यूज़ कहाँ होगा अधिकांश? यूज़ कहाँ होगा? तो जितने भी हमने टूल पढ़े हैं जिसमें टेम्परिंग वर्ड डाला है कि हार्ड एंड टेम्पर होना चाहिए, ठीक है। कोई बार होगा, कोई रॉड होगी, उस रॉड में हमने लिखा हुआ है कि सर ये हार्ड एंड टेम्पर होना चाहिए। कहाँ पर? इसमें नहीं, ये लिख सकते हैं जनरल इट इज़ यूज्ड विथ हार्डनिंग, ठीक है, यूज्ड विथ हार्डनिंग प्रोसेस, यूज विथ हार्डनिंग प्रोसेस। जी, आफ्टर भी लिख लो या विथ लिख लो, बात एक ही है। जहाँ हार्डनिंग होगी वहाँ टेम्परिंग करना ही पड़ेगा आपको। फिर इसमें भी 3 प्रकार की टेम्परिंग होती है, बट हमारे उतने ज़रूरी नहीं है। लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, ठीक है। तो ये कम किसको करता होगा सर? ये कम किसको करता होगा? हाँ, ब्रिटलनेस को कम करता है ना। यह भंगुरता को कम करता है, ब्रिटलनेस भंगुरता को कम करता है, जिससे मजबूती बढ़ जाएगी, इसका टफनेस बढ़ जाएगा, तथा टफनेस चीमड़पन को बढ़ाता है, या कड़ापन को बढ़ाता है ना। चलिए, यहाँ पर आपका हीट ट्रीटमेंट होता है ख़त्म, न्यू हेडिंग डाल दीजिए। इसी के साथ में एक सिलेबस में टॉपिक है जी, हाँ, सॉफ्ट करेगा हल्का सा तो डक्टिलिटी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ब्रिटलनेस कम होगा तो डक्टिलिटी बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगी। मेन पर्पस उसका होता है डक्टिलिटी को कम करना और टफनेस को बढ़ाना, मजबूत बनाना उसको, ठीक है। अब टफनेस बढ़ेगा तो वो जाहिर सी बात है इसके साथ एडिशनल प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। हो गया भैया, हटा दे। अब हेडिंग डालो वेल्डिंग। इसी के साथ में अगला टॉपिक है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग, इसमें भी आर्क और गैस वेल्डिंग हमको ज़्यादा देखना है। अगला टॉपिक है आपका वेल्डिंग, ठीक है। अलग से टॉपिक है बट सिलेबस में इसके साथ दिया हुआ है ना। वेल्डिंग, हेडिंग डाल लीजिए वेल्डिंग। क्या करता है सर वेल्डिंग? हाँ, यह एक स्थायी जोड़ है। इट इज अ परमानेंट जॉइंट, इट इज अ परमानेंट जॉइंट।
इसका उपयोग दो या दो से अधिक जॉब को फिलर या बिना फिलर मटेरियल के साथ दाब या बिना दाब लगाकर जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया जाता है। हाँ, दाब या बिना दाब के। क्या वहाँ पर लिख दिया है ना, फिलर मटेरियल लिख दिए हैं, तो हीट जब फिलर मटेरियल आएगा तो वो पिघलेगा ही ऑलरेडी, है ना। इट इज जॉइंट टू आर मोर देन टू मेटल, लिख लिया आपने। हो गया, फिर लिख लो अगला, वेल्डिंग। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के फेस के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करती है। वेल्डिंग डिपेंड ऑन contact area of face of electrode। face of electrode welding depend on contact area of face of electrode। face of electrode face of electrode फेस ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। इसके बाद में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो बाद में देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग के प्रकार। देन इसके बाद में हम देखेंगे वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, कौन कौन से टर्म यूज में लाए जाते हैं। वेल्डिंग के प्रकार, वैसे तो हमारे सिलेबस में दो प्रकार की वेल्डिंग है, एक है आर्क वेल्डिंग और दूसरी गैस वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग के प्रकार, तो बेसिकली यहाँ पर वेल्डिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ तीन प्रकार की कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है। ऐसी वेल्डिंग जिसमें फिलर मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऐसी वेल्डिंग जिसमें आप फिलर मटेरियल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, वही दो प्रकार होंगे, है ना। और एक वेल्डिंग का टाइप नहीं है, वो जॉइंट में आता है एक्चुअल में, लेकिन वो वेल्डिंग से ही कोरिलेटेड है, सोल्डर और ब्रेंजिंग, है ना। तो उसको मैं तीसरा टाइप बना दूंगा, सोल्डर और ब्रेंजिंग। तो जहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसके आधार पर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सॉलिड वेल्डिंग, ठोस वेल्डिंग, दूसरा लिक्विड वेल्डिंग, द्रव वेल्डिंग, और तीसरा है आपका
सॉलिड या लिक्विड वेल्डिंग। चलेंगे ना, चिंता मत करो। सॉलिड या लिक्विड वेल्डिंग। अभी जो सॉलिड वेल्डिंग है ना, इसी सॉलिड वेल्डिंग में हम किसी भी फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते। इस सॉलिड वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते। फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते, इसलिए इसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी कहते हैं। कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग को ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी कहते हैं। इस वेल्डिंग को हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी कहते हैं। कौन सी वेल्डिंग कहते हैं सर? ऑटोजीनियस वेल्डिंग। कौन कौन सी वेल्डिंग आती है इसके अंतर्गत देखिए। तो सर इसके अंतर्गत आती है प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग, दाबी वेल्डिंग। दूसरा आपका आएगा फोर्जिंग मेथड से आप उसको किसी दो धातुओं को पीट पीट कर भी जोड़ सकते हैं। फोर्जिंग वेल्डिंग, फोर्जिंग वेल्डिंग। दूसरा है फोर्जिंग वेल्डिंग। तीसरा है कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। इस कोल्ड वेल्डिंग में दो प्रकार की वेल्डिंग हम पढ़ते हैं। इस कोल्ड वेल्डिंग में दो प्रकार की, एक एक्सप्लोजन और दूसरा अल्ट्रासोनिक। इसमें हम दो प्रकार की पढ़ेंगे, एक एक्सप्लोजन मतलब विस्फोटक और एक अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। और अगला है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वेल्डिंग। डिफ्यूजन वेल्डिंग, इनके बस नाम लिखेंगे, बाकी हमारे सिलेबस में, डीजल मैकेनिक के सिलेबस में ये कोई भी वेल्डिंग नहीं है और ना ही इससे कोई क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, ये फिल्टर वालों को एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बाकी वेल्डर ट्रेड में हमको पूरा पढ़ना होता है। इसके बाद में सर लिक्विड, तो लिक्विड वेल्डिंग में जाहिर सी बात है यहाँ पर फिलर मटेरियल यूज होगा। फिलर मटेरियल यूज होगा, इसमें फिलर मटेरियल का उपयोग होगा, फिलर धातु का उपयोग होगा, फिलर धातु का यहाँ पर उपयोग होगा। अब जैसे ये ऑटोजीनियस था, खुद के मटेरियल से मिला रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा सर, फिलर मटेरियल आपस में मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि फिलर मटेरियल उसी धातु का बने जो धातु को हमको चिपकाना है। मतलब मिक्सचर हो जाएगा होमोजीनियस। मिक्सचर कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस। तो इसे होमोजीनियस होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस मतलब होता है सममांगी, हिंदी वाले लिखेंगे सममांगी वेल्डिंग, या नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। सिर्फ एक वेल्डिंग है जिसमें, इसमें एक अपवाद भी है, एक वेल्डिंग है जिसमें फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं होता, वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लेकिन वो प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? प्रेशर वेल्डिंग। चलो इधर आगे देखो, बट वो लिक्विड अवस्था में रहती है ना। इसमें कौन कौन सी वेल्डिंग हमको पढ़ना है? तो सर हमारे सिलेबस में तो वैसे दो ही वेल्डिंग है।
हमारे सिलेबस में तो वैसे दो ही वेल्डिंग है, एक है आर्क वेल्डिंग और दूसरा है हमारे सिलेबस में केमिकल वेल्डिंग। इसमें हमारे सिलेबस में तो दो ही वेल्डिंग है, एक वेल्डिंग है हमारा आर्क वेल्डिंग, और दूसरा है हमारे पास केमिकल वेल्डिंग। बट इसमें तीसरी कैटेगरी भी आती है जिसका नाम है रजिस्टेंस वेल्डिंग। ये रजिस्टेंस वेल्डिंग में याद रखना फिलर मटेरियल उपयोग नहीं होता। ये मटेरियल एक अपवाद है जिसमें क्या होता है, फिलर मटेरियल उपयोग में नहीं होता है, फिलर मटेरियल उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, अब सर यहाँ से कौन सी वेल्डिंग हमको पूछ सकता है आर्क वेल्डिंग में? तो आर्क वेल्डिंग में हमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो एसी और डीसी, किसके बारे में पूछेगा? एसी और डीसी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स आर्क वेल्डिंग। इस फ्लक्स आर्क वेल्डिंग में हम एसी और दूसरा डीसी वेल्डिंग का एप्लीकेशन देखेंगे, यूजेस देखेंगे। इसके बाद में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, थर्ड है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसके बाद टीआईजी और जो एमआईजी वेल्डिंग है, जो टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग है सिल्डेड मेटल आर्क के अंतर्गत आती है। सिल्डेड मेटल आर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाता है, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके अंतर्गत आती हैं टीआईजी, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और दूसरा है एमआईजी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। टीआईजी और एमआईजी, ठीक है, टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग, टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। हो गया। इलेक्ट्रो स्लज वेल्डिंग और कार्बन वेल्डिंग भी है, बट इतना इनफ है। यहाँ से टीआईजी, एमआईजी और एसी और डीसी से बस क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल वेल्डिंग में यहाँ पर दो वेल्डिंग्स हमको देखना है। फर्स्ट थर्मिट वेल्डिंग एंड सेकेंड इज गैस वेल्डिंग। और इन सारी वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गैस वेल्डिंग। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो गैस वेल्डिंग से आते हैं। सेकंड आपका फ्लक्स वेल्डिंग जिसमें एसी डीसी, और थर्ड सिल्डेड मेटल, बस ख़त्म। सबसे ज़्यादा ये गैस आती है। स्लज, इलेक्ट्रो स्लज। रजिस्टेंस वेल्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इसमें स्पोर्ट वेल्डिंग आती है, सीम वेल्डिंग आती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आती है। ठीक है,
स्पोर्ट, सीम, प्रोजेक्शन, बट, इस टाइप से आती है। बट वेल्डिंग, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो अगला टाइप था जिसकी हम बात कर रहे थे कि सर सॉलिड या लिक्विड स्टेट, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में या तो फिलर मटेरियल यूज होगा या तो नहीं होगा, जिसमें हम सोल्डरिंग पढ़ेंगे और ब्रेंजिंग पढ़ेंगे। सोल्डरिंग और ब्रेंजिंग, सोल्डर लगाना और ब्रेंजिंग करना, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन से, सिंपल सा। ये है आपका क्लासिफिकेशन। हो गया जी। हटा दें, चलिए पहली हेडिंग डालो आर्क वेल्डिंग। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आर्क वेल्डिंग, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आर्क वेल्डिंग। इस आर्क वेल्डिंग में हम किसका यूज़ करेंगे सर? इलेक्ट्रिक आर्क का। इस पे इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से उस इलेक्ट्रोड को पिघला के या उस फिलर मटेरियल को पिघला के, ठीक है, जो हमारे पास में फिलर मटेरियल होगा उसे इलेक्ट्रोड में फिट करेंगे और इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से उसे पिघलाया जाएगा और दो मेटिंग पार्ट, जो दो जॉब को जोड़ना है, उनके बीच में रखे गैप में फिल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है सर? इलेक्ट्रिकल करंट का। तो माइंड में आया कि सर रजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या यूज़ होता है? रजिस्टेंस वेल्डिंग में भी तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। हाँ जी सर, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ होता है, बट आर्क वेल्डिंग में हम फिलर रॉड का उपयोग करते हैं और रजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर रॉड का उपयोग नहीं होता। आर्क वेल्डिंग मोटी वाली जॉब के लिए और फास्ट काम करने के लिए होता है, जहां पर हम फिलर रॉड का यूज करके उसको जोड़ते हैं। बट जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो थिन या पतली सीट या पतली चादरों के लिए होता है और इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू आर्क वेल्डिंग। इसके बाद में हम देखेंगे तो जो इस आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसमें हमें एक्स्ट्रा प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आर्क वेल्डिंग में एक्स्ट्रा प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। हाँ, यही तो मैंने अभी बोला कि सर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं होता, जबकि आर्क वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज़ होगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें फिलर मटेरियल यूज़ होगा, रेजिस्टेंस में फिलर मटेरियल यूज़ नहीं होगा। इसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट रेजिस्टेंस में प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। ये मोटी सी मोटी जॉब को भी आसानी से वेल्ड कर देगा, ये केवल पतली जॉब के लिए होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस है। चलिए, तो यहाँ पर आर्क वेल्डिंग में हमने ये तो सीखा कि सर इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ करते हैं। लिखो, इस वेल्डिंग में जॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का उपयोग करते हैं।
वेल्डिंग के लिए के लिए 5500 डिग्री सेल्सियस, बता रहा हूँ एक मिनट, ताप की आवश्यकता पड़ती है। देखो ये हमारे पास दो मेटिंग पार्ट हैं जिनको हमें जोड़ना है। ये फिलर रॉड है, ये फिलर रॉड इस इलेक्ट्रोड से है। मान लीजिए ये पॉजिटिव पर है तो ये वर्क पीस हमारी निगेटिव पर आ गई है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इन दोनों पर जब विद्युत धारा आएगी तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, इसके बीच में इस इलेक्ट्रोड को हम हल्का सा टच करवाते हैं, बट बीच में हल्का एयर गैप रहेगा। हल्का क्या रहेगा? एयर गैप, जिसकी वजह से पॉजिटिव निगेटिव के बीच में यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी। इस चिंगारी से आर्क जनरेट होगा। हल्की हल्की जो चिंगारी आती है, आपने देखा होगा छोटा इलेक्ट्रोड ये गर्म होने लगता है ना, उसी को हमने क्या बोला? आर्क। और इसी आर्क की सहायता से क्या होगा? मेटल पिघल के अंदर चला जाएगा। हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं आर्क। इसमें तापमान कितने चाहिए सर? 5500 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना चाहिए इसमें? कम से कम 5500 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। इस आर्क वेल्डिंग में हमें 5500 डिग्री सेल्सियस का कम से कम तापमान चाहिए। हो गया। कौन सा करंट यूज किया जाता है? एसी और डीसी, है ना। तो करंट कितना चाहिए? सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। टेम्परेचर कितना चाहिए? 5500 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर वोल्टेज कितना चाहिए होगा? तो सर यहाँ पर बैटरी सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसको 25 से 40 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर सकते हैं हम। लिखो अगला पॉइंट। इसमें 25 से 40 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करते हैं। इसमें 25 से 40 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करते हैं। इसमें एसी तथा डीसी दोनों लिख लेना, लिखते चले जाओ, जल्दी जल्दी मैं बोलते जा रहा हूँ। इसमें एसी तथा डीसी करंट का उपयोग करते हैं। एसी तथा डीसी करंट का उपयोग करते हैं। फिर लिखो, फिलर धातु को जाने के लिए, फिलर धातु को जाने के लिए दोनों जॉब के बीच 3 mm का गैप रखते हैं। जानते, ये आपके पास एक जॉब है और ये दूसरी जॉब है, तो इन दोनों के बीच में जो पिघली हुई धातु है वो जाने के लिए हम कितने mm का गैप रखेंगे? 3 mm का गैप, ठीक है। 3 mm का गैप रखते हैं। 3 mm का गैप रखते हैं। क्या? हाँ, 3 mm लिखो, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश वाले लिख लो। 3 mm gap are used to fill the filler material. 3 mm gap are used to fill the filler material। हो गया। अगला पॉइंट लिखना,
इसमें कांटेक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध की सहायता या कांटेक्ट रेजिस्टेंस द्वारा आर्क उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है? कांटेक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध द्वारा आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड की छड़ या इलेक्ट्रोड का टिप तथा जॉब के बीच वायु का हल्का गैप होना चाहिए। बट ये गैप अगर ज़्यादा हो गया, अगर एयर गैप ज़्यादा हो गया, वर्कपीस ये है और ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। अगर ये टच कर दिया तो आर्क जनरेट नहीं होगा, हल्का गैप होना चाहिए। बट ये एयर गैप अगर ज़्यादा हो गया तो हमको ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर एयर गैप ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हल्का सा गैप आना चाहिए। हो गया? चलो अगला लिखो। इस वेल्डिंग में जॉब तथा, या इसको जॉब ना लिखे वर्क पीस लिख ले, है ना, वर्क पीस तथा फिलर रॉड दोनों पिघलती हैं। इसमें जॉब वर्कपीस भी पिघलेगा और आपका फिलर रॉड भी पिघलेगा। वर्कपीस भी पिघलेगा और फिलर रॉड भी पिघलेगा। वर्कपीस भी पिघलेगा और फिलर रॉड भी पिघलेगा। आपने सुना होगा अगर कहीं आर्क वेल्डिंग चल रही है तो उस वेल्डिंग करने वाले की ओर देखना नहीं चाहिए, नहीं तो आँख में रेडनेस आ जाती है। क्यों आती है इस तरह से? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो लिखो, इस वेल्डिंग से अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड विकिरण निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड विकिरण निकलती हैं। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। Ultraviolet and infrared radiation.
हाँ गॉगल लगाते हैं। अब लिखेंगे आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई हो गया, आर्क की लंबाई, ये आर्क लेंथ कहते हैं इसको, ठीक है। आर्क लेंथ क्या कहलाती है सर? आर्क लेंथ क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोड के टिप तथा वर्कपीस के बीच की दूरी, बीच की दूरी आर्क की लंबाई कहलाती है। और ये आर्क की जो लंबाई है यह इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है, इलेक्ट्रोड के डाया के बराबर होती है। इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है या इलेक्ट्रोड के डाया के बराबर होती है। यदि आर्क की लंबाई का मान बढ़ते जाता है, अभी हमने यहाँ पर देखे थे, देखो कि अगर एयर का गैप बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है। तो अब ये वर्कपीस और ये टिप के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ। क्या कहलाती है? आर्क लेंथ। इसी गैप के कारण तो आर्क उत्पन्न हो रहा था, तो इसको हमने आर्क की लेंथ कहा। अब ये जो आर्क की लेंथ है ये किसके बराबर होती है? इस इलेक्ट्रोड के डायामीटर के बराबर होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड के डायामीटर के बराबर तो होती है, लेकिन अगर आर्क लेंथ बढ़ेगी मतलब किसको बढ़ना पड़ेगा? वोल्टेज को। किसको बढ़ना पड़ेगा भैया? वोल्टेज को। अगर आर्क लेंथ बढ़ती तो क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा। अब ये पढ़े ना, देखो एयर का गैप जितना ज़्यादा होते जाएगा ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी चिंगारी जलाने के लिए, आर्क जलाने के लिए। किसको? नहीं, देखिए ये हमारे जॉब है और ये आपका इलेक्ट्रोड है, आपने यहाँ रख दिया तो क्या यहाँ पर आर्क जनरेट होगा, चिंगारी जनरेट होगी? नहीं। अभी अगर यहाँ पर इतने दूर रखने पर चिंगारी जनरेट करना है तो उसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके डायामीटर के बराबर बस इतना गैप रखते हैं तो ऑटोमेटिक, हाँ इसी में रहता है ना। तो इसका जो डायामीटर होगा उतना ही हम क्या रखते हैं? गैप, और उतने गैप पे हम काम करते हैं। अब आप गैप बढ़ाओगे तो फिर वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा तभी आर्क जनरेट होगा, अन्यथा आर्क जनरेट नहीं होगा। तो ये भी सब 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, 2016 ITI TO में यहाँ से क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रोड की लंबाई की हम बात करते हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। हो गया? ये हो गया? नोट करके जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? हटा दो। चल इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड की इसमें हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रोड की। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का साइज, इलेक्ट्रोड का साइज विद्युत धारा की मात्रा, करंट वैल्यू
वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग की चाल, वर्कपीस मटेरियल, वर्कपीस का मटेरियल, वर्कपीस की थिकनेस, वर्कपीस की मोटाई, टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट का प्रकार पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोड या निर्भर करता है ना। इलेक्ट्रोड का जो साइज है वह करंट की मात्रा, वेल्डिंग की गति, वर्कपीस किस धातु की बनी है, वर्कपीस की कितनी मोटाई है और किस प्रकार का जॉइंट करना है, उसके आधार पर इलेक्ट्रोड का साइज डिपेंड करता है कि किस साइज का इलेक्ट्रोड लेके आना है। ठीक है, बट जनरली जो इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है, इलेक्ट्रोड की लंबाई जो होती है वो 35 से लेके 45 सेंटीमीटर तक रहती है। एसएससी जेई 2000 आईटीआई टीओ 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आईटीआई टीओ 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 35 से 45 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। एमएम में पूछेगा तो 350 से 450 एमएम के बीच में होगी। ठीक है, अगला लिखेंगे। इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को एक मिनट रुक जाओ, कुछ पदार्थ द्वारा कोटेड किया जाता है, कोटेड किया जाता है, जिसे फ्लक्स कहते हैं, जिसे फ्लक्स कहते हैं। ये 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। जिसे फ्लक्स कहते हैं, जिसे फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। देखो ये जो वेल्डिंग में लिखवा रहा हूँ आपको सिर्फ आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग ही लिखवा रहा हूँ, है ना, और उतना ही लिख रहे हैं जितना पूछ सकता है। हाँ मतलब लेब जॉइंट चाहते हैं, बट जॉइंट चाहते हैं, यू आकार का चाहते हैं, वी आकार का चाहते हैं, वो जॉइंट के प्रकार। हो गया, चलो अब इसमें एसी और डीसी का उपयोग करते हैं। एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। इनमें देखें एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग में कुछ बेसिक डिफरेंसेस। इस पे एसी और डीसी वेल्डिंग का यूज़ करते हैं हम। तो एसी और डीसी वेल्डिंग हम देखें कि क्या होता है। एसी और डीसी, हो गया इतना। चलो एसी वेल्डिंग में लिखेंगे पावर सोर्स क्या रहेगा, एसी अल्टरनेटिव करंट रहेगा। ठीक है, और डीसी में क्या रहेगा पावर सोर्स, बोलो डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट हमको किससे मिलता है, किससे मिलता है, जल्दी बोलो, जनरेटर से, है ना। तो लिखेंगे इसमें एसी करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
द्वारा प्राप्त होता है और इसमें डीसी करंट जनरेटर द्वारा प्राप्त होता है, जनरेटर द्वारा प्राप्त होता है, जनरेटर द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें 90 से 100 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 90 से 100 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगला लिखेंगे, यह केवल फेरस मटेरियल के लिए, फेरस मटेरियल के लिए उपयोग होता है। हाँ, डीसी वोल्टेज पूछ लेता है, डीसी वेल्डिंग में वोल्टेज कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो 90 से 100। यह सभी पदार्थ के लिए उपयोगी है, ये सभी पदार्थों के लिए उपयोगी होता है, ये सभी पदार्थों के लिए उपयोगी होता है। अब अल्टरनेटिव करंट है तो जाहिर सी बात है इसमें आर्क स्टेबल नहीं होगा, इसमें आर्क स्थायी नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन इसमें आर्क स्टेबल होता है, डायरेक्ट करंट है, इसमें आर्क स्टेबल होता है, स्थायी आर्क होता है, आर्क स्टेबल होगा। अगला लास्ट लिख लेना, इसमें कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं और इसमें कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं, या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, नहीं कर सकते बस लिख लो, या नहीं करते हैं, बट वहां कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ना, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कोटेड इलेक्ट्रोड मे या मे नॉट बी यूज, या उसको ना ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल वे में, इतना सारा नहीं लिखना है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या ऐसा लिख लो सभी प्रकार के, सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं। मतलब या तो कोटेड हो तो भी कर लेंगे, नहीं है तो भी कर लेंगे, दोनों चल जाता है। कोटेड है तो भी कर लेंगे, नहीं है तो भी कर, मतलब कोटेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या कोटेड वाला भी या विदाउट कोटेड वाला भी दोनों यूज कर सकते हैं। हो गया। हाँ, यहाँ पर हो गया इतना।
हो गया इतना? अब लिखोगे, पहला लिखना हीट जनरेशन, ऊष्मा उत्पन्न। इसके नीचे लिखिएगा हीट जनरेशन, ऊष्मा उत्पन्न। हो गया? ऊष्मा उत्पन्न। अब देखिए, आर्क वेल्डिंग में यदि हम एसी या डीसी करंट का उपयोग करते हैं, आर्क वेल्डिंग में हम एसी या डीसी का उपयोग करते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न कैसी होती है? देखो, अगर आप एसी करंट का यूज़ करें, वो उस पर नहीं लिखना है आपका, है ना, अंतर में नहीं लिखना है। एसी करंट का उपयोग करते हैं, एसी वेल्डिंग का आप उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे ऊष्मा का उत्पन्न दोनों में बराबर होगा। दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस दोनों में बराबर ऊष्मा उत्पन्न होगी या होती है। एसी करंट में आधी ऊष्मा इलेक्ट्रोड में और आधी ऊष्मा वर्कपीस में उत्पन्न होती है। लेकिन अगर डीसी करंट का आप यूज़ करते हैं, डीसी वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, तो डीसी वेल्डिंग में दो चांस होते हैं। यदि आप इलेक्ट्रोड को धनात्मक रखते हैं, इलेक्ट्रोड को धनात्मक रखते हैं, क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोड को धनायन में देते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रोड धनायन है, इलेक्ट्रोड आपका धनायन में है, तब 2/3 भाग, 2/3 ऊष्मा इलेक्ट्रोड में तथा 1/3 ऊष्मा वर्कपीस में उत्पन्न होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड को आप ऋणायन में रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड को आप ऋणायन में रखते हैं, उस स्थिति में निगेटिव चार्ज में रखते हैं इसको, तब 1/3 भाग इलेक्ट्रोड में तथा 2/3 भाग वर्कपीस में उत्पन्न होगा। 2/3 भाग वर्कपीस में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जहां पर हमको इलेक्ट्रोड को ज़्यादा पिघला के डालना है, तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रख देंगे। जहां वर्कपीस को ज़्यादा पिघलाना है और इलेक्ट्रोड कम की आवश्यकता है, उसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड में रख देंगे। और अगर एसी करंट का यूज़ करते हैं, तो दोनों, आधा इलेक्ट्रोड में और आधा वर्कपीस में ऊष्मा का उत्पन्न होगा। क्लियर है इतना? दूसरा देखते हैं, जॉब की थिकनेस, जॉब की मोटाई, जॉब की मोटाई, जॉब की थिकनेस, जॉब की थिकनेस। हो गया?
फिर से वही एसी करंट यूज होगा या तो डीसी करंट यूज होगा। डीसी में या तो इलेक्ट्रोड धनात्मक होगा या तो इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा। हो गया नोट करके ऊपर का? जल्दी करो। हो गया। चलो देखो अब हटा दो। अगर आप मोटाई में देखना चाहते हो एसी करंट है तो आप बोलेंगे सर मीडियम, मीडियम मोटाई रखेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना तो बहुत ज़्यादा मोटी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोड को धनात्मक रखते हैं तब पतली जॉब यूज़ करेंगे वेल्ड करने के लिए, या पतली जॉब के लिए इलेक्ट्रोड को धनात्मक रखेंगे। और अगर मोटी जॉब है, मोटी जॉब है जिसका वेल्ड करना है, मोटी वर्क पीस है, तो उस समय पर हम इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखेंगे। हाँ मीडियम थिकनेस, ना मोटी ना पतली, मीडियम हो। हो गया? अरे हो गया। चलो अगला देखते हैं पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन मतलब कितनी गहराई तक वह वेल्ड कर रहा है, कितनी गहराई तक वह वेल्ड कर रहा है। क्या? वो तो इंग्लिश से तो लिखा नहीं, सिंपल पेनेट्रेशन का मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें भी देखो वही एसी यूज़ करोगे आप और दूसरा डीसी यूज़ करोगे। इस डीसी में भी देखिए दो यूज़ करोगे आप, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोड को निगेटिव रखोगे। अच्छा, इस पे ना इसको शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है, ध्यान दो। डीसी मतलब क्या है? डीसी मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। ई मतलब इलेक्ट्रोड और पी मतलब पॉजिटिव। तो अगर आपको पूछ ले कि भैया आर्क वेल्डिंग में डीसी ईपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और यहां पर हो जाएगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। पेनेट्रेशन की बात करते हैं। पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो।
मान लीजिए अगर ये कोई जॉब है, ये कोई जॉब है और इस पर वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, तो वो कितनी गहराई तक पेनेट्रेट हो रहा है, कितनी गहराई तक वो पेनेट्रेट हो रहा है। ये यहाँ पर जो फिलिंग मटेरियल फिल होगा ना, ये वाला, तो ये कहलाता है पेनेट्रेशन। ये क्या कहलाता है आपका? पेनेट्रेशन। इस टाइप से। तो गहरा पेनिट्रेशन कहाँ दिखेगा? जब इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? नेगेटिव। तब आपको गहरा व सकरा, नैरो एंड डीप, गहरा व सकरा पेनिट्रेशन मिलेगा। इसमें उथला रहेगा, बहुत कम रहेगा उथला, कम, या उसको हम बोल सकते हैं उथला। और इसमें मीडियम, मध्यम रहेगा पेनिट्रेशन। क्या? हाँ, उथला मतलब कम है, कम बोलो या उथला बोलो, पेनिट्रेशन सबसे कम होगा इसमें। हो गया। चलिए, इसके बाद में देखते हैं, दो फुल फॉर्म और पूछ लेता है वेल्डिंग में। एक DCRP और एक DCSP। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब ध्रुवीयता। तो इसकी ध्रुवीयता दो प्रकार की होती है, एक रिवर्स ध्रुवीयता होता है और दूसरा होता है स्ट्रेट ध्रुवीयता। मतलब इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, सीधी ध्रुवीयता, सीधी ध्रुवीयता, स्ट्रेट पोलैरिटी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया टीओ में, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टी ध्रुवीयता, पोलैरिटी, ठीक है, पोल्स की बात कर रहा है। तो ये कैसे पोलैरिटी चालू होगा? देखो, रिवर्स में पोलैरिटी कैसे मिलेगी आपको? यदि आपके पास में इलेक्ट्रोड धनात्मक हो तथा आपकी वर्कपीस ऋणात्मक हो, तो पोलैरिटी रिवर्स होती है। पोलैरिटी क्या होती है? रिवर्स होती है। इलेक्ट्रोड आपका धनात्मक हो और वर्कपीस ऋणात्मक हो। थोड़ा समझो इधर, ये हमारे पास में वर्कपीस है,
ये ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो ध्रुवीयता क्या होगी, देखो ऋणात्मक है मतलब ये गरीब है, और धनात्मक है मतलब ये अमीर है। तो गरीब कब होगा, जब ये यहाँ से गया होगा, इसके पास कर्ज होगा। तो ये क्या करता है, इसकी जो ध्रुवीयता है वो यहाँ से, देखो मेटल जो है यहाँ से ऊपर की ओर ही रहता है, मतलब अंदर नहीं जा पाता। जैसे हमने यहाँ पर देखा अभी, इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव, मतलब वर्कपीस क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो आपका पेनेट्रेशन आएगा वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, अंदर तक नहीं जा पाएगा, पिघलेगा अंदर तक नहीं, मटेरियल अंदर तक नहीं पिघल पाएगा। लेकिन उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव हो जाए और वर्कपीस पॉजिटिव हो जाए, तो ये कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि स्टेट या सीधी ध्रुवीयता में इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज लगा होता है। सीधी ध्रुवीयता में इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज लगा होता है, कौन सा चार्ज होगा, समझ में आ गया, अरे आया या नहीं आया। चलो ये था एसी और डीसी आर्क वेल्डिंग। अब लिखो टीआईजी और एमआईजी आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस और मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, टीआईजी और एमआईजी आर्क वेल्डिंग, टीआईजी एंड एमआईजी आर्क वेल्डिंग, टीआईजी एंड एमआईजी आर्क वेल्डिंग। अभी बता रहा हूँ, हेडिंग बस डाल लो, टीआईजी एंड एमआईजी आर्क वेल्डिंग। हो गया, चलो देखो इधर, टीआईजी और इधर पर हम देखेंगे एमआईजी। अच्छा, टीआईजी को ही इसको टीआईजी को बोला जाता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। या इसी को बोला जाता है जीटी एडब्ल्यू, इसी को बोलते हैं जीटी एडब्ल्यू। जीटी एडब्ल्यू, जीटी एडब्ल्यू मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। एमआईजी मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या एमआईजी को और एक नाम से जाना जाता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इस नाम से जाना जाता है। होता क्या है देखो, इन वेल्डिंग में क्या होता है देखिए थोड़ा सा, ये हमारे पास वर्कपीस है जिनको हमें जोड़ना है, जिनको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने एक टॉर्च यूज़ किया,
और इस पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा वो टंगस्टन का होगा। इस पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा वो किसका होगा? टंगस्टन। ठीक है, इसलिए इसको हमने TIG वेल्डिंग बोला। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड होगा सर जी? ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा। किसका इलेक्ट्रोड होगा? टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा। और इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को एक करंट सोर्स से हमने जोड़ दिया, मान लीजिए इस करंट सोर्स से हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये एक इनर्ट गैस यूज होगी। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या करती है? इनर्ट गैस क्या करती है सर जी? इनर्ट गैस क्या करती है? इनर्ट गैस क्या करती है? वेल्डिंग को प्रोटेक्शन देती है, वेल्डिंग की सुरक्षा करती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वेल्डिंग की सुरक्षा करती है ये। या जो अनवांटेड मटेरियल वेल्डिंग में चले जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह, उनको रोकने का काम करती है इनर्ट गैस। हाँ, करंट सप्लाई है ना, बैटरी वगैरह से देती है। ये वर्क पीस है आपका, ये वर्क पीस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस वेल्डिंग में इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अगर ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है तो ये कंज्यूमेबल नहीं होगा। जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, ये कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम का मतलब क्या है सर यहाँ पर? कि ये पिघलता नहीं है, ये पिघलता नहीं है। तो पिघलने के लिए एक अलग से रॉड लगाई जाती है, पिघलने के लिए एक अलग से रॉड लगाई जाती है, जिसको बोला जाता है फिलर रॉड। जिसको क्या बोला जाता है? फिलर रॉड। इसलिए इसमें इसमें फिलर रॉड का उपयोग होता है। और ये फिलर रॉड उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल की हमको वेल्डिंग कर रहे हैं या जिस जॉब को हमें जोड़ना है, उसी का फिलर मटेरियल होगा। अब ये जो फिलर मटेरियल है, इस फिलर मटेरियल को हम कितने अंश के कोण पर रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से फिलर मटेरियल को 30 अंश के एंगल पर रखा जाता है। और ये वाला जो है, ध्यान दो, ये जो हमारे पास नोजल है, ये जो नोजल है, इस नोजल को हम रखते हैं 60 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में, 60 अंश से 75 अंश के बीच में रखते हैं। यहाँ से भी लोको पायलट में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था कि गैस वेल्डिंग के टॉर्च को कितने अंश पर रखा जाता है, तो 60 से 75 पर रखते हैं। और जो फिलर रॉड है, इस फिलर रॉड को हम 30 डिग्री पर रखा जाता है। इस फिलर रॉड को 30 डिग्री पर रखा जाता है, मतलब इसमें फिलर रॉड का यूटिलाइजेशन हम करेंगे। ठीक है, ये दो काम की चीज़ है। जी बोलो। इनर्ट गैस का उपयोग होता है इस वेल्डिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए, वेल्डिंग की सुरक्षा के लिए इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं, जिसमें हम हीलियम और आर्गन का उपयोग करते हैं। यहाँ जो इनर्ट गैसेस यूज होंगी, यहीं पर कहीं लिख लेना, इसमें हीलियम और आर्गन का उपयोग करते हैं, हीलियम और आर्गन का उपयोग करते हैं। He और Ar, हीलियम और आर्गन का उपयोग करते हैं।
both AC and DC करंट आर यूज, AC और DC दोनों करंट का यूज कर सकते हैं। हो गया। चलो इधर देखो, MIG में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है। MIG में देखो, इसमें वर्कपीस के मेटल का ही इलेक्ट्रोड होता है जो कंज्यूमेबल रहता है, मतलब जो पिघलता रहता है। मतलब इसमें अलग से फिलर रॉड उपयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं। इसमें अलग से फिलर रॉड उपयोग नहीं करते, केवल DC करंट उपयोग करते हैं, ठीक है, केवल DC करंट उपयोग करते हैं। इनफ है, इतना है ना। चलिए आज टाइम भी हो गया, इसके बाद अपन जरूरत नहीं है, सेम बनेगा, बस इसको हटा दोगे, डायग्राम सेम बन जाएगा। इसके बाद अपन कल देखते हैं ना, कल गैस वेल्डिंग बस पढ़ना है।